फेमस है जैसे दृष्टि आई, इतना क्रेज इसका क्यों है? लेकिन दूर के ढोल सुहाने वाली जो कहावत होती है वो यहाँ बहुत फिट बैठती है। निकालते हैं रील से, इंस्टाग्राम, आजकल सोशल मीडिया पे आप देखते ही होंगे, तो सोशल मीडिया में जिस टीचर का क्रेज चल रहा होगा उन्हीं का देख के आते हैं, लेकिन यहाँ पे आते हैं तो कुछ और ही देखते हैं। तो मतलब ये इसमें डिफरेंट क्या देखते हैं वो? सही कहा आपने। यहाँ मुखर्जी नगर जो है पैदा करता है यूपीएससी एक्सपीरियंस IAS ऑफिसर्स को। यही मेरा सवाल है कि कोचिंग जो सेंटर है यहाँ मुखर्जी नगर में या राजन में है दिल्ली में, तो वो बाकी स्टेट में क्यों नहीं हो सकता? हाँ, फल महंगे, सब्जी महंगी, दूध महंगा, पानी महंगा, किराया महंगा, बिजली बिल महंगा, यहाँ सब कुछ महंगा है। तो जैसे अभी ये केस आया था, ये 3 स्टूडेंट का आकस्मिक जैसे मौत हुआ है ना, दुखद था वो, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब इसमें कौन जिम्मेदार था, क्योंकि इसमें भी राजनीति हो गई। नमस्कार, मैं दीपेश पटेल और आप देख रहे हैं राजनीति मंच। आज मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में मौजूद हूँ और आज हम मुखर्जी नगर में जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे IAS मतलब की कोचिंग वगैरह चलती है और यहाँ से बच्चे मतलब बोलते हैं कि IAS पैदा होते हैं, है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों में हम आज जानकारी लेंगे और भाई हमसे साझा करेंगे, मतलब सर। तो सर का नाम है सूरज। तो नमस्कार सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। दीपेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए मतलब क्या यहाँ की रहने का मतलब वो है, जैसे मुखर्जी नगर में क्या देखते हैं हम जैसे यूपीएससी के बारे में? सही कहा आपने। यहाँ मुखर्जी नगर जो है पैदा करता है यूपीएससी एक्सपीरियंस IAS ऑफिसर्स को। अच्छा माहौल है, हजारों की भीड़ है, लाखों माइंडों में लाखों सपने यहाँ पलते हैं। घर से लाखों बेटियां बेटे आते हैं पढ़ाई करने, भाई पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं। कुछ लोग सफल होते हैं, बाकी 90% लोग असफल होकर घर चले जाते हैं। यही यहाँ की जिंदगी है, यही यहाँ की दुआ है। और ज्यादातर यहाँ पे गांव से आते हैं, है ना। अब गांव से बच्चे यहाँ पे आए तो उनको ज्यादा कुछ यहाँ के बारे में नॉलेज नहीं रहता, पता नहीं रहता, जानकारी, है ना। तो वो फोन से, कांटेक्ट से कहीं ना कहीं से वो जानकारी निकालते हैं, रील से, इंस्टाग्राम, आजकल सोशल मीडिया पे आप देखते ही होंगे, तो सोशल मीडिया में जिस टीचर का क्रेज चल रहा होगा तो उन्हीं का देख के आते हैं, लेकिन यहाँ पे आते हैं तो कुछ और ही देखते हैं। तो मतलब ये इसमें डिफरेंट क्या देखते हैं वो? हाँ, ये तो होता है। जैसे हम भी जब आए थे तो हमने जिन सर का नाम सुना था, बहुत ज्यादा रील्स पर देखा था, तो उन्हीं की कोचिंग के लिए आए, उन्हीं से क्लास लेने का सपना बनाकर आए और लिया भी। लेकिन दूर के ढोल सुहाने वाली जो कहावत होती है वो यहाँ बहुत फिट बैठती है। यहाँ बहुत कुछ ऐसा मिलता है देखने को जो सच नहीं था। तो कोचिंग्स का जो जब भी बच्चे निर्णय लें तो यहाँ आए पहले, और यहाँ कम से कम 1 मंथ आप रहिए दिल्ली में, 1 मंथ कम से कम रहिए और सारी कोचिंग्स को देखिए। रील से प्रभावित होकर किसी एक टीचर की वजह से मत आइए, वो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन आपकी 15-20 सब्जेक्ट हैं, आपको एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, तो पूरा कुछ देखना होगा आपको। एक चेहरे को देखकर कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। तभी बच्चे ज्यादा भीड़ हो जाती है इकट्ठी, और फेल भी इसीलिए ज्यादा होते हैं कि एक ही जैसे भीड़ चाल टाइप का हो जाता है। तो यहाँ मैं एक ही सजेशन दूंगा, कम से कम 1 मंथ आप यहाँ रहिए, 2 मंथ रह लीजिए। साल बिगाड़ने से अच्छा, पैसे लाखों बर्बाद करने से अच्छा 1-2 महीने का खर्चा एफर्ट कीजिए और यहाँ केवल घूमने आइए। हाँ, पहले मतलब कोचिंग में डायरेक्ट एडमिशन मत करिए, पहले 1-2 महीने आप रह के देखिए, है ना। तो यही है। और हम ये मतलब ये जानना चाहेंगे कि मतलब जो यहाँ पे रूम का इशू आता है सबसे मेन, की ब्रोकर चार्ज और रूम ढूंढना, ये कैसे मतलब मैनेज होता है? देखिए, जो बिल्कुल अननोन बच्चे होते हैं अधिकांशतः तो यहाँ कोई ना कोई किसी न किसी के थ्रू आता है। जैसे मैं हूँ यहाँ, तो यहाँ कोई मेरे रिश्तेदारी का, मेरी फ्रेंड सर्कल का, मेरे गाँव का, आड़ पड़ोस के गाँव का कोई व्यक्ति आएगा तो 90% चांस मुझसे कांटेक्ट करेगा। ऐसे ही सबका है, या कोई ना कोई किसी न किसी के थ्रू आता है, तो फिर दिक्कतें कम आती हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल अनजान हो, यहाँ आपका कोई जानने वाला नहीं है, तो नेहरू विहार है, मुखर्जी नगर है, ब्रोकर्स की दुकान होती है। जितना रूम का किराया होता है, जिस किराए का रूम लोगे, जैसे 15,000 का, 10,000 का, 8,000 का, तो उसका आधा चार्ज तो वो लेंगे और आधा चार्ज चला जाएगा आपका सिक्योरिटी में। तो मान लो 10,000 का आपने रूम लिया तो 5,000 ब्रोकर लेगा, 5,000 सिक्योरिटी, 20,000 रुपए आपको पहले महीने खर्च करने होंगे। पहले महीने 20,000 लग जाएगा। पहले महीने 20,000 लग जाएगा। तो ये टास्क है। और फिर भी उसके बावजूद भी वहाँ फिर आपको 10-15 दिन बाद पता चलेगा कि वहाँ शोरगुल कितना होता है, वहाँ शांति है या नहीं, पढ़ने लायक माहौल है या नहीं,
कि नीचे से डेली कबाड़ा ले लो, अखबार बेच लो, अखबार से सब्जी ले लो, तो वहाँ कहाँ पढ़ाई होगी। फिर ये रिस्क रहता है, फिर आप दूसरी जगह चेंज करोगे तो वो 5,000 ब्रोकर वाले तो गए, सिक्योरिटी वाले भी कभी कभी नहीं भी मिलते हैं, और मंथली गया, फिर आगे नेक्स्ट जगह आपको वही खर्चा करना है। तो ये बड़ा टास्क है, भयंकर वाला टास्क है। गोपालपुर में ब्रोकर और सिक्योरिटी नहीं खर्च होता है, जो मुखर्जी नगर नेहरू के पास में ही गोपालपुर, और इधर गांधी विहार में भी नहीं होता है शायद ब्रोकर खर्च। तो वहाँ 5,000 रुपए के लगभग, वहाँ 3.5 से 5,000 के बीच में अच्छा रूम आपको मिल सकता है। तो वहाँ रहेंगे, शुरुआत के 2 महीने रहिए, फिर उसके बाद अगर आप सक्षम है तो नेहरू विहार चले जाइए, नहीं तो गोपालपुर ही रहिए, ठीक रहेगा। ऐसा है। तो जैसे अभी एक केस आया था, ये 3 स्टूडेंट का आकस्मिक जैसे मौत हुआ है ना, दुखद था वो। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब इसमें कौन जिम्मेदार था, क्योंकि इसमें भी राजनीति हो गई है ना, इस बारे में आप। विकास देवकीर्ति सर को इसमें बहुत ज्यादा लाइट ले लिया गया, ऐसा कुछ था नहीं उनका, तो क्या ही दोष है, उन्नत उनकी कोचिंग में हुआ है, उनकी तो कोचिंग की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, तो विकास सर का तो कोई दोष था ही नहीं इसमें। लेकिन देखो, जहाँ भीड़ होती है वहाँ दुर्घटनाएं होती ही होती हैं, ये तो असंभव है कि भीड़ हो दुर्घटना ना हो। जरूर कभी आगजनी हो गई, कभी कुछ और हो गया, जैसे पानी वाली दुर्घटना हो गई। तो दोषी तो कोई नहीं था यार, कौन दोषी था? सालों से चल रही थी वो कोचिंग, पिछली साल की बारिश नहीं पड़ी थी, पिछली साल ही बारिश हुई थी, पिछली साल ही पानी भरा गया था। एक गाड़ी आई और प्रेशर इतना बना गई कि उसका गेट टूट गया, पानी भर गया, सीवर का पानी, उसका पानी, ये होता है। देखो, उन बच्चों के प्रति सबकी श्रद्धांजलि है। ये दुर्घटना मेरे साथ भी हो सकती थी, के साथ भी हो सकती है, और किसी के साथ हो सकती थी। तो इतना नहीं बड़ा चढ़ा के हंगामा कर देना चाहिए कि किसी एक को दोषी ठहरा दिया देना चाहिए। ये एक नासमझी वाली बात है, और भारत की राजनीति में नासमझी पहला मुद्दा है कि अगर आपको नासमझी नहीं आती तो आप फेल हो उसमें। अब बकवास करने वाला व्यक्ति नासमझी तो होता है, छोटा चना बाजेगा ना, वो ज्यादा हो रहा है जिसके साथ। तो इसमें किसी का दोष नहीं था, वो दुर्घटना थी, घट गई, कोई नहीं। क्या कोचिंग वाला चाहेगा कि मैं ऐसी व्यवस्था करूं कि बच्चे मरे मेरे यहाँ? कौन चाहेगा? नहीं चाहेगा। फिर भी काफी जो विशेषज्ञ हैं, जैसे देवकीर्ति सर ने खुद ही कहा है कि भाई वहाँ के जो इस मामले के ऑफिसर्स होते हैं, जो बिल्डिंग्स की जांच करने वाले होते हैं, उनको जांच अच्छे से करते रहनी चाहिए, हर महीने जांच करते रहनी चाहिए। जैसे गर्मी आ रही है तो सबसे पहला काम करें कि जितने मीटर्स वगैरह हैं उन सब की जांच करवाएं कि कहीं वायरिंग की कमजोरी तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती, संभावना। हाँ, जैसे आग लगने की घटना है सामने। वर्षा का ऋतु आ रहा है तो अब दिखवा लो कौन कौन सी कोचिंग बेसमेंट में चल रही है, उन सबको बंद करवा दो, दिखवा लो कि कहाँ का पानी जाने की संभावना ज्यादा है, कहाँ नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो ये प्रिकॉशन हो सकता है। बाकी तो ये घटनाएं होती रहती हैं भाई, किसी के हाथ से नहीं रुक सकती। ये घटने के बाद लोग अपनी रोटियां सेक लेते हैं, जिसका देश दाव लगता है। तो मैं तो इसमें यही समझ पाया। जैसे देखा जाता है कि मतलब ये यूपीएससी में सबसे, मुखर्जी नगर में सबसे फेमस है जैसे दृष्टि आईएएस, इतना क्रेज इसका क्यों है? दृष्टि आईएएस का देखो, सिलेक्शन की बात की जाए तो एवरेज सिलेक्शन है। मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ दृष्टि आईएएस का, सिलेक्शन तो एवरेज है, लेकिन हिंदी माध्यम के लिए दृष्टि आईएएस और संस्कृति बेस्ट कोचिंग्स है। क्रेज है फोकसली देखा जाए चेहरे की वजह से, जो जैसे बीजेपी का इतना क्रेज है मोदी जी की वजह से, ऐसे दृष्टि का क्रेज है देवकीर्ति सर की वजह से। विकास सर मतलब तो विकास सर की वजह से क्रेज है, वहाँ उनका चेहरा बिक रहा है, उनकी आवाज बिक रही है। बाकी पढ़ाई तो सब एवरेज करा ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ब्रिलियंट पढ़ाई कुछ होती है, अलग से कुछ स्पेशल डोज दी जाती है, कुछ नहीं है ऐसा। हर जगह एवरेज सिलेक्शन हो रहा है, एवरेज ही पढ़ाई हो रही है, बच्चे जितनी खुद मेहनत करते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। कोचिंग से जुड़े होते हैं तो कोचिंग का नाम हो जाता है, नहीं जुड़े होते तो नहीं होता है। तो एवरेज है सब मेहनत खुद के करना है, कोई सॉल्यूशन नहीं है इस चीज का। तो आप एक बच्चे को 10 कोचिंग से पढ़वा दीजिए, बेस्ट कोचिंग से 10, 50 सर जो भारत के बेस्ट को सर हैं उनसे पढ़वा दीजिए, नहीं मेहनत करेगा तो सिलेक्शन नहीं होना है। और एक बच्चा ऐसा भी है जो यूट्यूब से पढ़कर, जनरल कोचिंग लेकर, नॉर्मली 2-3 साल की तैयारी करके भी मेहनत करके लग रहा है। तो यूपीएससी की दुनिया में खुद का मेहनत करना बहुत मायने करता है, कुछ नहीं होता कोचिंग वोचिंग से। अभी मतलब आप दिल्ली में कितने साल से? मुझे तीसरा चालू चल रहा है। आप बिहार से? मैं यूपी मथुरा लेकर के बॉर्डर से। अच्छा, तो मतलब जब से आए हैं आपको 3-4 साल हो गए, तो मतलब क्या, मतलब यहाँ का विकास क्या देखते हैं? और जैसे आप गांव से रिलेट कर रहे हैं, मथुरा से आ रहे हैं ना, तो वहाँ और यहाँ का मतलब क्या परिवर्तन देखते हैं? अब ये कहना चाह रहे हैं कि जो बच्चा है जो गांव में पढ़ रहा है वो यहाँ क्यों आ रहा है? हाँ, जैसे अब ये व्यवस्था आप यूपी में तो सरकार करवा सकती है ना, मतलब दिल्ली ही क्यों आना है उसे? देखो, यहाँ बच्चे पूरे भारत से क्यों आ रहे हैं?
नॉट यूपी, बिहार, हरियाणा, हाँ, हर जगह से बच्चे आ रहे हैं। केरल, तमिलनाडु। बच्चे यहाँ केवल कोचिंग की वजह से आ रहे हैं, दिल्ली की वजह से नहीं आ रहे। हाँ, या यही मेरा सवाल है कि कोचिंग जो सेंटर है यहाँ मुखर्जी नगर में या राजेंद्र में है दिल्ली में, तो वो बाकी स्टेट में क्यों नहीं हो सकता? हाँ, हो सकते यहाँ हैं। इतना रस हो जाता है। ये है, ये सॉल्यूशन है, आपकी बात में ही एक सॉल्यूशन है कि ये कोचिंग्स ना हर स्टेट में बांट दी जाए। हाँ। कि हर कोचिंग की एक शाखा हर स्टेट में हो जाए और उसकी जो फैकल्टीज है वो हर स्टेट में पढ़ाएं। ये मुश्किल है थोड़ा, लेकिन पढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ जो इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है वो बच जाएगी। यहाँ खर्चा भी ज्यादा है, आप अपनी होम स्टेट में रहोगे, होम डिस्ट्रिक्ट में रहोगे तो खर्चा भी कम होगा और घर वालों से भी लगाव रहेगा, बाहर भी रह लोगे। हाँ, इतना दूर दूर, जैसे हमारे तो दिल्ली नजदीक है, मथुरा से बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, तो हमारे लिए तो लगभग बराबर है। लेकिन कोई हरियाणा के लास्ट से आ रहा है, कोई यूपी के लास्ट से आ रहा है, कोई बिहार के लास्ट से आ रहा है, कोई इधर दक्षिण से आ रहा है, तो बहुत मुश्किल रहता है उनके लिए। तो वहाँ होना चाहिए, आपका सही है, कोचिंग यही क्यों भारत में बढ़नी चाहिए, बिखरनी चाहिए कोचिंग। हाँ, अभी हालांकि दृष्टि ने शायद एक एमपी में खोला, इंदौर दृष्टि में का खोला काफी जगह, दृष्टि ने ये काम काफी जगह किया है। तो बच्चे जहाँ के हैं ना वो वहीं पढ़ रहे हैं उनमें। ये नहीं है कि आपको दिल्ली में आगे कुछ स्पेशल मिलने वाला है या कुछ नहीं मिलता है। यहाँ आपका पैसा बर्बाद, यहाँ आपका वक्त बर्बाद, यहाँ आपका सब कुछ बर्बाद ही होता है। मेरा तो भाई नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको एक एनालिसिस करके दे रहा हूँ कि यहाँ फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है। लेकिन अब जैसे हम जब आए थे तब ऑप्शन नहीं थे इतने हमारे पास, लेकिन आज ऑप्शन है। आज सबसे बड़ा ऑप्शन नेट है, यूट्यूब है। दूसरा सबसे बड़ा ऑप्शन है कि यूपी में भी, जैसे यूपी के जितने बच्चे हैं यूपी में ही पढ़ सकते हैं, नजदीक जिसके, जैसे प्रयागराज में कोचिंग खुल गई है, जयपुर में भी, राजस्थान में खुला है दृष्टि का ब्रांच, तो पढ़िए, क्या दिक्कत है? यही क्या रखा है? कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ खास नहीं है। फल महंगे, सब्जी महंगी, दूध महंगा, पानी महंगा, किराया महंगा, बिजली बिल महंगा, यहाँ सब कुछ महंगा है, खर्चा है। अब यही है कि 3-4 साल अब जो बच्चे हैं यहाँ पढ़िए, मेहनत कीजिए। मतलब जैसे दिल्ली का नाम सुन के बहुत लोग आते हैं कि हम दिल्ली जाएंगे कोचिंग करेंगे, इसका तो ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होना। सारी कोचिंग, सारी पढ़ाई अंदर से होती है, फर्क पड़ता है। मैं ये नहीं कहूंगा, इस बात से कोई घर वाला ये मतलब ना निकाल ले कि बच्चे को घर में ही रखना है, बाहर तो भेजना पड़ेगा। हाँ, बाहर निकलेगा बच्चा तभी, मतलब बाहर तो भेजना पड़ेगा, हर कीमत पर भेजना पड़ेगा बाहर तो। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप दिल्ली ही आओ, बाहर अपने लोकल में कहीं भी रह लीजिए, ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज, मैं आपके रूम पे आया तो मैं एक चीज देखा, अध्यात्म से ज्यादा रिलेट करना है। जैसे इधर भागवत गीता का पुस्तक, यहाँ से पूरा भागवत गीता और भगवान श्री कृष्ण का पोस्टर लगा है, तस्वीर, तो इसके बारे में क्या मतलब? देखो, जो मेरा जन्म है वो ब्रज का है। भगवान कृष्ण ने जहाँ लीला की, भगवान कृष्ण ने जहाँ अपना पूरा चरित्र जो है जिया, वहां से हम बिलोंग करते हैं। तो स्वाभाविक ही घर के संस्कारों की वजह से और साधु जो हमारे आसपास के साधु हमें मिले, उनकी वजह से आध्यात्मिक प्रति रुझान हो गया। तो ये भौतिक दुनिया की पढ़ाई हम कर रहे हैं, जो IAS है या डॉक्टर की लाइन है या इंजीनियरिंग है, भौतिक दुनिया की पढ़ाई है। एक इंसान का, मेरे जो फिलॉसफी में आता है कि परम कर्तव्य है धर्म को और स्वयं को जानना, आत्मा के समझ को पैदा करना। गीता कहती है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकं न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। ये क्या है? कौन है वो जिसे शस्त्र काट नहीं सकते? कौन है जिसे वायु सुखा नहीं सकती? कौन है जिसे जल गला नहीं सकता? कौन सी वो आत्मा है? ये भी एक यात्रा है जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने की। तो ये सबका अपना अपना मन है, हमारा मन इस तरफ है। कुछ लोग कुछ और ही पढ़ते हैं, कुछ लोग कुछ पढ़ते हैं, कुछ लोग मूवी देखने का शौक रखते हैं, कुछ लोग घूमने का शौक रखते हैं। तो मेरा शौक अध्यात्म का रहा है, तो ये IAS से ज्यादा अध्यात्म की किताबें इकट्ठी हो गई। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, मैं उनको मतलब बहुत बहुत दिल से पढ़ता हूँ, बहुत दिल से मानता हूँ। उनका साहित्य हर स्टूडेंट को एक बार पढ़ लेना चाहिए। वो तो युवाओं के लिए एकदम प्रेरणा स्रोत है। तो विवेकानंद हुए, स्वामी अखंडानंद महाराज हुए, वो हमारे ब्रज में है, मत वृंदावन में, अभी तो शरीर त्याग दिया उन्होंने। उड़िया बाबा हैं, बहुत से संत हैं जिनका साहित्य पढ़ के आप ना डिफरेंस करना सीख जाओगे कि सुख और दुख कुछ नहीं होते, मन की दो अवस्थाएं होती हैं। कभी मन इस नाव पर तैर रहा है तो कभी मन उस नाव पर तैर रहा है। और ऐसा कोई जीवन नहीं है, ऐसा कोई शरीरधारी नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आता हो और जिसके जीवन में सुख ना आता हो। तो एक लाइफ को बैलेंस करने के लिए अध्यात्म मुझे एक सिक्का के दो पहलू होते हैं, सुख दुख। बिल्कुल।
तो उसीलिए अध्यात्म से जुड़ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, जब आप डिप्रेस्ड होते हैं, जब आप नाकामी हार को देखते हैं सामने खड़ी, जब आप पीटी में निकल जाते हैं, जब आप मेंस में निकल जाते हैं, तो उस समय अगर कोई सहारा बनता है तो मेरा तो अध्यात्म बनता है। ये पुस्तकें बनती हैं, संतों की बाड़ी बनती है, इसलिए पढ़ लेते हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी।